गुड इवनिंग भाई लोग, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। चलो बेटा, सबको सब कुछ दिख रहा है? अरे ससुरो, कोई बफरिंग नहीं होती। मैं क्लास चालू कर देता हूं। जब तक ये अपनी स्लाइड्स वगैरह पुट करता हूं तो 1-2 मिनट अपना उसमें लग जाते, इसलिए तुम्हें ब्लैक स्क्रीन नजर आती है। ऐसी कोई बात नहीं, क्लास शुरू हो चुकी होती है, ठीक है? टेंशन ना लिया करो। पर्पसली करता हूं, मैं पर्पसली करता हूं, ठीक है? चलो भाई, बिल्कुल 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 गायत्री, बिल्कुल। चलो भाई देखो, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने हमारा जो टॉपिक है इकोनॉमिक्स का, लास्ट टॉपिक वो कवर किया। 4-5 टॉपिक्स हमारे हो गए, जैसे 5 ईयर प्लान हो गया है, इकोनॉमिक प्लानिंग हो गई है। उसके बाद हमारा जो है पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन हो गया। अब हमारे पास है एग्रीकल्चर। अच्छा देखो, ज्योग्राफी का एग्रीकल्चर अलग है, ठीक है? दोनों ओवरलैप करते हैं। ये ज्योग्राफी में हम डिटेल में जाके पढ़ते हैं क्रॉप्स वगैरह को, यहां पर हम देखते हैं उस एग्रीकल्चर का इकोनॉमिक एस्पेक्ट। समझ रहे हो मेरी बात? वहां पे तो हम प्रॉपर ज्योग्राफी देख रहे हैं एग्रीकल्चर की, कि कितने प्रकार की खेती बाड़ी है, कहां कहां पे होती है, कौन कौन सी फसलें। यहां पर हम देखते हैं खेती बाड़ी का आर्थिक दृष्टिकोण, इकोनॉमिक एस्पेक्ट। तो यहां पर हमारे पास एग्रीकल्चर थोड़ा अलग होगा ज्योग्राफी वाले से, ठीक है? तो एग्रीकल्चर यानी कि हमारा कृषि, इसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट देखेंगे। अब ध्यान से देखो बेटा, तो सेशन को शुरू करने से पहले सभी को बताना चाहूंगा कि आप लोगों के लिए ऑफर जो है वो 10 जनवरी तक एक्सटेंड कर दिया गया है, जो कि सभी एस्पिरेंट्स के लिए काफी खुशी की बात है। और बोल रहे थे, कई सारे लोगों ने मिस कर दिया था ऑफर। तो 10 तारीख तक का टाइम है, उसके बाद ये बिल्कुल खत्म हो जाना है। तो जिसने भी अभी डायरेक्टली एटीएम लिया हुआ है और अपनी फाउंडेशन उसकी वीक है, थ्योरी कमजोर है, तो बेटा बिल्कुल देर मत करो और इस बैच से जुड़ के अपनी तैयारी शुरू कर दो बढ़िया, क्योंकि अब एग्जाम नजदीक आ रहा है। अब एक एक दिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अगर थ्योरी अच्छे से हो रखी है तो इसको मत लेना, फिर टाइम और पैसा बिल्कुल वेस्ट मत करो। पर अगर कमजोर है तो इससे बढ़िया कुछ नहीं, ठीक है? चलो पहला क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HYVP? भारत में हरित क्रांति के संदर्भ में HYVP का पूर्ण रूप क्या है? जल्दी बताओ बेटा, सभी लोग जल्दी से बताएंगे। अरे सोनू अजगर, इस बारे में हमारी राय ना ही पूछो, ठीक है? ये सब राय वाय का बात छोड़ो, अपना पढ़ाई पे फोकस करते हैं। विद रेफरेंस टू द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HYVP? भारत में हरित क्रांति के संदर्भ में HYVP का पूर्ण रूप क्या है? सभी लोग ध्यान से देखो, बिल्कुल। क्या हो गया भाई? हाँ बिल्कुल। तो आंसर क्या है? आंसर है यहां पर सी। आंसर है सी, हाई यील्डिंग वेराइटीज प्रोग्राम, उच्च उपज वाली किस्म कार्यक्रम। बेसिक बात क्या है यहां पे, अब ध्यान से समझो बेटा। तुम सब जानते हो कि ग्रीन रेवोल्यूशन, तुम सब जानते हो ग्रीन रेवोल्यूशन। ध्यान से देखो बेटा, ग्रीन रेवोल्यूशन जो है, ग्रीन रेवोल्यूशन वो 1960, 1970, 1980 के दशक में भारत में शुरू हुई। अब ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति, आप सब तो जानते ही हो, है ना भाई? हरित क्रांति जब शुरू की गई, 1966 से शुरू हुई एग्जैक्टली, ठीक है? हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन 1966 से शुरू हुई एग्जैक्टली, यानी 1960 के दशक में भी चली, 1970 के दशक में भी चली और 1980 के दशक में भी चली। इस हरित क्रांति का मेन एम क्या था बेटा? इसका उद्देश्य क्या था? आप सब जानते हो, हम पढ़ चुके हैं कई बार। इसका उद्देश्य यह था कि अनाज के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, यानी सीरियल्स के लिए हमें किसी दूसरे देश पर डिपेंडेंट ना होना पड़े, उनके ऊपर निर्भर ना होना पड़े। क्योंकि तुम जानते हो कि 1960 के दशक में जब हमारे यहां अकाल पड़े, फेमिन आए, तो उस टाइम हमने अमेरिका से गेहूं मंगवाए, जो उन्होंने सड़े हुए ऐसे गेहूं हमें पहुंचा दिए जो वो जानवरों को भी ना खिलाए। तो ऐसे गेहूं हमें खाने पड़ रहे थे, तब जाके हमने डिसाइड किया यार हमें अनाज में आत्मनिर्भरता प्राप्त करनी है, अनाज उत्पादन में हमें आत्मनिर्भरता प्राप्त करनी है। और तब जाके हमारे एक एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट, उनका नाम था डॉक्टर MS स्वामीनाथन, जिनको लास्ट ईयर क्या हो गया, 2023 में उनको भारत रत्न से, लास्ट ईयर क्या 2023 में उनकी डेथ हुई, 2024 में उनको भारत रत्न दिया गया।
ठीक है। तो अनाज उत्पादन में उन्होंने एकदम से वृद्धि करवा दी कुछ टेक्निक्स को अपना के, तो उसी वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर भी कहे जाते हैं, वो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है ना, हरित क्रांति के जनक, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किन्हें कहा जाता है? डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन, है ना भाई, हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, जिनकी 2023 में डेथ हुई। 2024 में उनको मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और याद रखना, अनाज के उत्पादन में आत्मनिर्भरता उन्होंने ला दी। अनाज के उत्पादन में, सीरियल्स के प्रोडक्शन में, है ना, सीरियल्स के प्रोडक्शन में उन्होंने हमारे लिए आत्मनिर्भरता ला दी भाई। ठीक है भाई, तो अनाज के उत्पादन में, सीरियल्स के प्रोडक्शन में आत्मनिर्भरता, सेल्फ सफिशियंसी, ठीक है, या इंडिपेंडेंस। अब बात यह है कि ऐसा करने के लिए उन्होंने किया क्या? उन्होंने एक बेसिक काम किया और वो बहुत तगड़ा काम था। उन्होंने HYV सीड्स जो हैं डेवलप किए। HYV सीड्स यानी हाई यील्डिंग, ध्यान से देखो बेटा, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स। तो ये हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स जो है बच्चों, ध्यान सुनना मेरी बात, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स यानी बीज जो हैं, यानी उन्नत किस्म के उच्च उपज वाले बीज, है ना, हिंदी में क्या बोलेंगे? उन्नत किस्म के उच्च उपज वाले बीज, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स। वो उन्होंने डेवलप कर दिए और भाई साहब एक एक पौधे से डबल ट्रिपल उत्पादन होने लगा। जो जैसे मान लो पहले एक पौधे में, मान लो सपोज करो कि 100 दाने निकल रहे हैं, एक पौधे से 100 दाने। HYV सीड का जो एक पौधा है उससे भाई साहब 300-400 दाने निकल रहे हैं, उत्पादकता बढ़ गई। तो HYV सीड्स जो है उच्च उपज वाले उन्नत किस्म के बीज जो है वो हमें यहां पर इन्होंने डेवलप करके दिए। तो HYV सीड्स वाले बीज, हाई यील्डिंग वैरायटी बीज जो हैं, इन्होंने डेवलप करके दिए, जिससे हमारी उत्पादकता बढ़ गई। तो याद रखना, हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम के तहत ही HYV सीड्स उत्पन्न किए, डेवलप किए हमारे डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन ने, जिसकी वजह से अनाज के उत्पादन में वृद्धि आई। पर सिर्फ एक काम करने से उत्पादन में वृद्धि नहीं आई। इरिगेशन फैसिलिटीज, सिंचाई की सुविधाओं को सुधारा, ठीक है। पेस्टिसाइड्स, जो केमिकल पेस्टिसाइड्स होते हैं, कीटनाशक, उनका इस्तेमाल किया गया ताकि कीड़े ना लगे, फसलों में खराब ना हो। उसके बाद जो गोबर की खाद है उसका इस्तेमाल तो हो ही रहा था, साथ ही साथ जो यूरिया वगैरह होता है, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं, उनका भी इस्तेमाल किया गया, रासायनिक खाद का भी इस्तेमाल किया गया ताकि उत्पादकता बढ़े। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम फुल फॉर्म है HYVP का, जिसके तहत हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यानी उन्नत किस्म के उच्च उपज वाले बीज जो है डेवलप किए गए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज 2020, इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट्स अबाउट कितना परसेंट टू द ग्लोबल फिश प्रोडक्शन। ठीक है, बताओ भाई, ये तुम्हारा PYQ तो 2020 लिखा हुआ है, मैं तुम्हें लेटेस्ट डेटा भी दे दूंगा। अभी 2021-22 का रीसेंट डेटा है हमारे पास, 23-24 का नहीं, 21-22 का ही रीसेंट डेटा अपने पास। तो बताओ बेटा, अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट्स अबाउट कितना परसेंट टू द ग्लोबल फिश प्रोडक्शन। सभी लोग बताएंगे नो आइडिया, चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। देखो, मत्स्य पालन में या फिशरी इंडस्ट्री में, फिशरीज में या फिशिंग इंडस्ट्री में या मत्स्य पालन में भारत पूरे वर्ल्ड में 3rd लार्जेस्ट कंट्री है। ठीक है भाई, ध्यान से देखो। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि फिश प्रोडक्शन में, है ना, फिश प्रोडक्शन में, मत्स्य पालन या कृषि में या उत्पादन में भारत तीसरी सबसे बड़ी कंट्री है। 3rd लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया, 3rd लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया।
और अगर तुम पूछोगे सर ग्लोबल फिश प्रोडक्शन में, यानी विश्व स्तर पर जो फिश प्रोडक्शन हो रहा है ना, मत्स्य पालन हो रहा है, मत्स्य उत्पादन हो रहा है, उसमें भारत का कितना परसेंट है? तो थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया। और मैं आपको बताऊं, ये डेटा तो थोड़ा पुराना है, पर मैं लेटेस्ट डेटा बताता हूं, उसके हिसाब से तुम्हें आइडिया हो जाएगा आंसर क्या है। इंडिया जो है 8% देता है ग्लोबल फिश प्रोडक्शन में। अब आंसर बता दो मुझे, ग्लोबल फिश प्रोडक्शन में, यानी वैश्विक मत्स्य उत्पादन में भारत का कितना कंट्रीब्यूशन है बच्चों? थर्ड लार्जेस्ट होकर 8%। तो ग्लोबल फिश प्रोडक्शन में वैश्विक मत्स्य उत्पादन में कितना परसेंट है भैया? 8%। तो 8% के आसपास का डेटा देखो आंसर में, ठीक है। तो ये 8% है अपना, तो 7.7 हो गया भाई, ए हो गया आंसर। सही बात है कि नहीं? सही हो गया। अच्छा, 2021-2022 की एक रिपोर्ट अपने पास, 2021-2022 की एक रिपोर्ट है, ठीक है। उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, मतलब 2021-2022 में हम लोगों ने कितना मत्स्य उत्पादन किया, मैं आपको बताता हूं। भारत ने उस एक साल में लगभग 16 मिलियन टन, कितना बच्चों? 16 मिलियन टन। समझ में आ रही है बात? एग्जैक्टली बताऊं तो 16.24 मिलियन टन मत्स्य प्रोडक्शन किया। 16.24 यानी लगभग, ये मान के चलो बेटा तुम, 1,60,00,000 टन मत्स्य उत्पादन किया है भारत ने 2021-2022 में। ऐसी थोड़ी थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है यार फिशिंग प्रोडक्शन में। तो 16.24 मिलियन टन्स ये प्रोडक्शन हुआ है 2021-2022 में, ठीक है। और ये आगे बढ़ता ही जा रहा है, अब ये बढ़ता ही जा रहा है, तो कम नहीं है। और एक चीज मैं बताऊं, इस फिश प्रोडक्शन से या मत्स्य पालन से आज भी करीब भारत में मत्स्य पालन से कितने लोग जुड़े हैं? भारत में लगभग 2.8 करोड़ लोगों की जीविका चलती है बेटा। 2.8 करोड़ लोगों की जीविका चलती है मत्स्य पालन से, है ना। तो ये कोई छोटी इंडस्ट्री नहीं है। 2.8 करोड़ लोग आज भी मत्स्य पालन में लगे हुए हैं। तो भारत में करीब 2.8 करोड़ लोगों की जीविका किससे चलती है बेटा? मत्स्य पालन से। जीविका मत्स्य पालन से चल रही है, मछली पालन से चल रही है। तो ये इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है, इंपॉर्टेंट डेटा है हमारे पास, ठीक है भाई। समझ में आया सब लोगों को? रिस्पॉन्ड करो सभी लोग, कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हो गया अपना आंसर 7.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया? चलो जल्दी से बताओ। अब तुम सब जानते हो ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में हम कई बार पढ़ चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में हरित क्रांति की विशेषता है? जल्दी बताओ इसका, पढ़ो इसको एक बार अच्छे से और मुझे जवाब दो, हम तब तक पानी पी लें। बताओ भाई, सभी लोग जवाब दो। शाबाश, डी बोल रहे हो तुम लोग। तो इंक्रीज्ड एंड अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स फॉर इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। सही बात है बिल्कुल भैया। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों का उचित और बढ़ा हुआ प्रयोग, ये तो मैंने अभी बताया तुम लोगों को कि उन्नत किस्म के उच्च उपज वाले बीज का इस्तेमाल तो हुआ ही, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल तो हुआ ही, इरिगेशन फैसिलिटीज को इंप्रूव किया ही हमने उत्पादन बढ़ाने के लिए, पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल किए, कीटनाशक इस्तेमाल किए ताकि फसल को कीड़े ना लगे, और हम लोगों ने केमिकल फर्टिलाइजर्स का बिल्कुल सही और इंक्रीज्ड इस्तेमाल किया है, बढ़ा हुआ इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ा। चलो वेरी गुड। नेक्स्ट, हाँ ठीक है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट्स प्रिपेयर्ड इन 1940s was specifically prepared on the agricultural prices? 1940 के दशक में तैयार की गई निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विशेष रूप से कृषि कीमतों पर तैयार की गई थी? देखो 1940 में क्या था, जब 1940 के दशक में जैसे
अंग्रेज जो है हमें आजाद करके जाते हैं 1947 में। 1940 का दशक तो हुआ, तो 1947 में वी गॉट आवर इंडिपेंडेंस, ठीक है। वी हैड दिस क्विट इंडिया मूवमेंट। 1942 में हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट यानी अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी चला रहे थे। उसके बाद जो है उस टाइम पे उस 1940 के दशक में हिंदुस्तान के लोगों को ये एहसास होने लग गया था कि अब आजादी ज्यादा दूर नहीं है, ठीक है। तो जो हमारे उस जमाने के जो इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्री वगैरह थे, या फिर कुछ इस तरह के ऐसे लोग थे जो चाहते थे कि भारत तेजी से डेवलप हो आजादी के बाद, तो उन लोगों ने प्लानिंग शुरू कर दी कि किस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था को हमें प्लान्ड तरीके से आगे बढ़ाना है, बिल्कुल नियोजित तरीके से आगे बढ़ाना है। तो 1940 के दशक में इस उम्मीद में कि देश को आजादी मिलने वाली है, लोगों ने हमारी इकोनॉमी को सुधारने के लिए, हमारे भारतीय लोगों ने इकोनॉमी को सुधारने के लिए तरह तरह की रिपोर्ट्स बनाई कि ऐसा करेंगे तो वैसा होगा, वैसे करेंगे तो ऐसे होगा। तो उन्हीं 1940 के दशक की कुछ रिपोर्ट्स में से ये 4 रिपोर्ट यहां सामने है, पर इनमें से कौन सी वो रिपोर्ट है जो एग्रीकल्चर प्राइसेस से रिलेटेड है, यानी जो कृषि उत्पाद है, जो फसल है, उसकी कीमतों से रिलेटेड है। तो मैं आपको बता दूं, कृष्णमाचारी रिपोर्ट। आंसर क्या बच्चों? कृष्णमाचारी रिपोर्ट जो है ये कृषि उत्पाद की कीमतों से रिलेटेड है, कृषि उत्पाद कीमतों से रिलेटेड है, ठीक है भाई। कृषि उत्पाद कीमतों से यानी एग्रीकल्चरल प्राइसेस से रिलेटेड है, ठीक है भाई। मैं बाकी तीनों को भी बता दूंगा, बाकी तीनों किस चीज से रिलेटेड है, पर ये बनाई गई है 1940 के ही दशक में। सबको समझ में आया तो रिस्पॉन्ड करो बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर है? हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखो, ये जो गाडगिल रिपोर्ट है ये बनाई गई थी ग्रामीण लोगों के विकास के लिए, ग्रामीण लोगों के विकास के लिए, ग्रामीण लोगों के विकास के लिए कैसे? वित्तीय सहायता देकर, गांव वाले इलाकों में लोगों को वित्तीय सहायता देकर उनका विकास करना, यानी उनको एक तरीके से फाइनेंशियल असिस्टेंस देना, उनको वित्तीय सहायता देना, वित्तीय सहायता के द्वारा गांवों का विकास करना, ठीक है। तो फाइनेंशियल असिस्टेंस के थ्रू रूरल लोगों का डेवलपमेंट। फिर खैरागत रिपोर्ट जो है, खैरागत रिपोर्ट ये भी ये थी एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट से रिलेटेड, कृषि विकास से संबंधित, कृषि विकास से संबंधित, यानी कि पूरे भारत का जो कृषि है, जो एग्रीकल्चर वाला क्षेत्र है वो डेवलप हो, यानी किसानों की अच्छी फसल हो, किसानों के पास अच्छा पैसा आए, वो लोग भी ग्रो करें, वो लोग भी विकास करें। तो कृषि विकास से संबंधित है ना, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट से रिलेटेड, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट से रिलेटेड। और सरैया रिपोर्ट जो है बेटा ये कोऑपरेटिव से रिलेटेड थी, है ना, जो सहकारी समितियां होती हैं उनसे रिलेटेड थी, कोऑपरेटिव से रिलेटेड थी, ठीक है। तो कोऑपरेटिव से, सहकारी समितियों से या सहकारिता से रिलेटेड। तो ये कमिटीज के कुछ नाम हैं, तो आपको याद रखना चारों के चारों। गाडगिल रिपोर्ट ग्रामीण लोगों के विकास से रिलेटेड, खैरागत रिपोर्ट कृषि विकास से, सरैया कोऑपरेटिव्स और कृष्णमाचारी कृषि उत्पाद कीमतों से रिलेटेड। चलो नेक्स्ट। अब ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, देखो, द पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट दैट इज सोल्ड बाय फार्मर्स इन मार्केट इज पॉपुलरली नोन एज। कृषि उत्पाद का वह भाग जो किसानों द्वारा बाजार में बेचा जाता है, लोकप्रिय रूप से उसे किस रूप से जाना जाता है? बताओ। मार्केटेबल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट यानी विपणन योग्य कृषि उत्पाद, परमिटेड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट यानी अनुमत कृषि उत्पाद, मिनिमम मार्केटेड प्रोडक्ट यानी न्यूनतम विपणन उत्पाद, और फिर मार्केटेड सरप्लस विपणन अधिशेष। जल्दी बताओ बेटा। सर ये क्या बोल रहे हो भाई? एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। इंटरफेस, अबे पूरी क्लास ही तो चल रही है यार, क्या बात कर रहे हो यार? सब कुछ ठीक है एकदम, इंटरफेस कैसे चेंज हो जाएगा? यहां तो सब सही चल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। सर मेरे में तो हो रहा है फुल स्क्रीन, यहां पे सब ठीक है बेटा, यहां पे सब ठीक है। रोहित बेटा वो सारा कुछ होगा, वो जो बैटल वगैरह जो वाला सीरीज है ना उसमें, ठीक है, टेंशन ना लो।
अच्छा अच्छा, ऐप में अपडेट आई है, ठीक है ठीक है ठीक है। तो एक बार ऐप को फिर से अपडेट कर लेना बेटा, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, फुल स्क्रीन नहीं हो रहा है। नगमा बेटा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नगमा बेटा क्वेश्चन क्या है, जल्दी पूछो। ठीक है ठीक है, मैं एक बार साहिल सर को बता दूंगा कि क्लास में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है कुछ बच्चों को, डोंट वरी। ठीक है, समझ गया, मैं समझ गया। आज मुझे लग रहा है फिर ऐप की ही दिक्कत है, यहां पे सब कुछ ठीक है, ठीक है। ठीक है, मैं देख लूंगा, टेंशन ना लो। आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, अब इसका जवाब दो तुम लोग, बिल्कुल। भाई देख लो, बबीता बोल रही है कि ऊपर ऑप्शन आ रहा है फुल स्क्रीन का, ठीक है। देखो यहां पे, द पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट दैट इज सोल्ड बाय फार्मर्स इन मार्केट इज पॉपुलरली नोन एज। अब देखो भाई, तुम सब जानते हो कि किसान जब खेती करता है, जैसे हम जो नॉर्मल किसान है, किसान जब खेती करता है तो वो सोचता है कि यार कुछ फसल जो है मैं अपने घरेलू उपयोग के लिए रख लूं, यानी कि कुछ फसल का हिस्सा जो है मैं अपने घरेलू उपयोग के रख लूं। जैसे गेहूं उगाता है तो गेहूं अपने कुछ साल भर के लिए अपने फैमिली के लिए रख लेता है ना, कुछ जानवरों के लिए रख लेता है, और जो एक्स्ट्रा होता है, जो एक्स्ट्रा होता है उसे किसान सोचता है कि मैं बेच देता हूं, चार पैसे आएंगे घर में, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो बेटा जब भी किसान कोई फसल उगाए और वो इतनी एक्स्ट्रा हो जाए कि उसके घर परिवार का अपना काम चल गया, उसने अपने जानवरों के लिए काम चला लिया, और उसने जितनी कॉस्टिंग लगाई थी फसल उगाने में वो भी निकल गई। अब जो एक्स्ट्रा है, अब जो एक्स्ट्रा है, ध्यान से देखो बेटा, जो एक्स्ट्रा है वो है मार्केटेड सरप्लस, ठीक है भाई, विपणन अधिशेष। यानी कि जिस फसल के जिस हिस्से को किसान बेचता है मार्केट में, मंडी में, ठीक है भाई, तो कृषि उत्पाद का वह भाग जो किसानों द्वारा बाजार में बेचा जाता है उसे विपणन अधिशेष कहा जाता है, मार्केटेड सरप्लस कहा जाता है, ठीक है। सब कुछ काट पीट के अपने पास रख लिया, और जो बच गया, अब जो एक्स्ट्रा है उसे मार्केट में बेचना है तो उसे मार्केटेड सरप्लस बोलते हैं। बाकी मिनिमम मार्केटेड प्रोडक्ट कुछ नहीं होता है, ठीक है, ये कुछ नहीं होता। पर ये ऊपर के टर्म्स देखो, मार्केटेबल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, अगेन देखो, जब किसान अपनी फसल के एक हिस्से को बेच देता है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं मार्केटेड सरप्लस। जब बेच देता है तो मार्केटेड सरप्लस, पर जब बेचा नहीं है पर बेचने योग्य है, अभी बेचा नहीं है, जब बेच दिया तो मार्केटेड सरप्लस हो गया, ठीक है। मैं किसान हूं, मैंने अपनी एक फसल का हिस्सा जो है बेच दिया, तो मतलब मेरे लिए वो अब क्या हुआ, वो मार्केटेड सरप्लस था, मैंने बेच दिया, पर मेरे पास अभी है, मैंने अभी बेचा नहीं, मेरे पास है, तो मैं क्या बोलूंगा, यार मेरे पास फसल का एक हिस्सा है जो मैं बेचूंगा, तो जब तक वो मेरे पास है तब तक वो क्या कहलाएगा, मार्केटेबल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। जब मैं बेच दूंगा तो उसे मैं बोल दूंगा मार्केटेड सरप्लस, यानी जब बेच दूंगा तो विपणन अधिशेष, और अभी जब बेचने वाला हूं, अभी बेची नहीं है, तब तक मैं कहूंगा सिर्फ विपणन योग्य कृषि उत्पाद, ठीक है। तो जैसे मान लो मैंने कोई फसल उगाई और फसल में मैंने देखा कि यार मैंने जितना अपना कॉस्टिंग लगाई थी फसल उगाने में वो भी निकल गई, मेरे परिवार के लिए भी बच गया, मेरे जो जानवर हैं भैंस वगैरह हैं उनके लिए भी हो गया, अब ये मेरे पास एक्स्ट्रा है, तो अब मैं इसे बेचूंगा। तो मैंने सोच लिया बेचूंगा, अभी बेचा नहीं, जब तक वो मेरे पास है मेरे लिए वो मार्केटेबल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, तब तक मेरे लिए क्या है, विपणन योग्य कृषि उत्पाद, योग्य है, अभी बेची नहीं है। पर जैसे ही मैं बेच दूंगा मैं बोल दूंगा अच्छा भाई ठीक है, मेरे पास मार्केटेड सरप्लस था, वो मैंने बेच दिया, ठीक है। फिर उसके बाद परमिटेड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का मतलब क्या है, इसका मतलब यह है, परमिटेड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मतलब जिस पर जीएसटी नहीं लगती, ऐसी फसलें जिन पर जीएसटी नहीं लगती, जिनको छूट दी गई है जीएसटी से, ऐसी फसलें जिन पर टैक्स नहीं लगता, जिन पर जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स नहीं लगता। अब तुम बोलोगे सर ऐसी कौन सी फसलें हैं, तो बेटा लगभग सारी फसलें आ जाती हैं इस पे, लगभग सारी फसलें, जैसे मेनली तो जैसे फ्रूट जब हम खरीदते हैं उस पर जीएसटी थोड़ी देते हैं, है ना। कोई ठेले वाला 60 रुपए में दे रहा है 1 केजी संतरे, कोई जो है 70 में दे रहा है, कोई 40 में दे रहा है, तो फिर अगर
एक कीमत हो तो जीएसटी जाए, सबकी अलग अलग कीमत है। तो फ्रूट्स वेजिटेबल्स इनका क्या है ना, रेट ऊपर नीचे होता रहता है हर दिन, तो जीएसटी नहीं लगता इन पे। तो ऐसी फसलें जिन पर जीएसटी नहीं लगता, फ्रूट्स वेजिटेबल्स, है ना, कुछ अनाज की फसलें हैं, कुछ अनाज यानी सीरियल्स हैं, कुछ अनाज की फसलें हैं, दालें हैं, दालों पर भी जीएसटी नहीं। तो इस तरह से दाल, कुछ अनाज की फसलें, फ्रूट्स वेजिटेबल्स, इन पर टैक्स नहीं लगता, जीएसटी लगता है। इन्हें क्या बोलते हैं, परमिटेड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, अनुमत कृषि उत्पाद। ठीक है भाई, बिल्कुल बिल्कुल। एमएसपी सरोज अभी आ रहा है, एमएसपी आ रहा है, अगला क्वेश्चन है। ठीक है, डोंट वरी। श्वेता बेटा एक बार रिफ्रेश कर लो, ठीक है। बिल्कुल सरोज, एमएसपी आ रहा है, आगे एक दो सवाल होंगे, देखना अभी आएगा। In which year was Operation Flood started with an aim to create a nationwide milk grid? राष्ट्रव्यापी दुग्ध ग्रिड बनाने के लिए ऑपरेशन फ्लड किस वर्ष शुरू किया गया था? आप सब जानते हो इसे व्हाइट रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। ऑपरेशन फ्लड कहो, ऑपरेशन फ्लड कहो, या फिर इसे कहो तुम व्हाइट रेवोल्यूशन, है ना, श्वेत क्रांति, व्हाइट रेवोल्यूशन। श्वेत क्रांति, व्हाइट रेवोल्यूशन, श्वेत क्रांति। क्लियर बेटा? बिल्कुल। तो 1970 में, 1970 में, ठीक है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, जो कि एक इंडियन डेयरी इंजीनियर थे, उनके द्वारा यह शुरुआत हुई। तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ठीक है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो हैं, जो कि भारतीय डेयरी इंजीनियर थे, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। भारतीय डेयरी इंजीनियर, ठीक है। तो भारत में एक तरीके से दूध के उत्पादन में हमें निर्भरता प्राप्त करनी थी, सेल्फ सफिशिएंसी, आत्मनिर्भरता प्राप्त करनी थी। तो उसके लिए डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कई तकनीक बताई। और एक चीज और मैं आपको बताता हूं, कि डॉक्टर वर्गीज कुरियन को फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। जैसे डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, इन्हें क्या बोलते हैं, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन, श्वेत क्रांति के जनक। तो राष्ट्रीय स्तर पर, नेशन वाइड लेवल पर आप ये मान के चलो कि दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए ये ऑपरेशन फ्लड शुरू किया गया था। फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन कौन? ठीक है, श्वेत क्रांति के जनक कौन? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति के जनक। ठीक है बेटा, समझ में आ गया सबको? क्लियर है? बिल्कुल, इसे ही कहते हैं श्वेत क्रांति भी। ठीक है, नेक्स्ट, Which of the following is not a feature of drought prone area program? DPAP। देखो भाई ध्यान से, निम्नलिखित में से कौन सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम की विशेषता नहीं है? अब मैं आपको पहले तो एक चीज बताता हूं बेटा, 1960 और 1970 के दशक में, 1960 और 1970 के दशक में भारत में सूखा पड़ा, काफी बार सूखा पड़ा। भारत में अलग अलग क्षेत्रों में, डिफरेंट रीजन्स में ड्रॉट की कंडीशंस आई, अलग अलग क्षेत्रों में सूखा पड़ा, ड्रॉट की कंडीशंस आई। तो 1960 1970 के दशक में भारत में अलग अलग क्षेत्रों में ड्रॉट की कंडीशंस आई, ठीक है, सूखा पड़ा। अब सूखा पड़ा इसका मतलब यह है कि पानी की कमी है ना, बारिश वगैरह हो नहीं रही थी, क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे थे। तो एक तो बारिश वगैरह नहीं हो रही थी, सूखा पड़ रहा था, फसल खराब हो रही थी, अन्न उत्पादन नहीं हो रहा था, बाहर से इंपोर्ट करना पड़ रहा था, वही सड़े हुए गेहूं आ रहे थे यूएसए से। तो भाई सीन ये हुआ कि भारत सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना में, कौन सी पंचवर्षीय योजना बेटा? फोर्थ 5 ईयर प्लान में। अब फोर्थ 5 ईयर प्लान आप सब जानते हो 1969 से 74 के बीच में। तो फोर्थ 5 ईयर प्लान में इन्होंने ये प्रोग्राम लॉन्च कर दिया भारत सरकार ने, ठीक है, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम। ठीक है, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, यानी सूखाग्रस्त क्षेत्रों में ये प्रोग्राम चालू कर दिया। और इस प्रोग्राम के 3 से 4 उद्देश्य थे। अब इस प्रोग्राम का एम क्या? ध्यान से देखो बेटा,
इस प्रोग्राम के एम क्या है, उद्देश्य क्या था? पहला तो ये कि सिंचाई की समस्या को सुधारना, क्योंकि किसानों के पास पानी नहीं है, किसानों के पास पानी नहीं है तो फसल उत्पादन हो ही नहीं रहा, तो मतलब इरिगेशन की जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करनी है। यानी इरिगेशन की जो प्रॉब्लम आ रही है किसानों के सामने है सूखा पड़ने की वजह से, उसका निवारण करना है, उसको सॉल्व करना है। तो इरिगेशन की प्रॉब्लम को, सिंचाई की प्रॉब्लम को सॉल्व करना इस प्रोग्राम का पहला ऑब्जेक्टिव था, पहला उद्देश्य था। तो इरिगेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ठीक है बेटा, एक ये हो गया। दूसरा, साफ सुथरा पीने का पानी लोगों को उपलब्ध करवाना। जहां जहां पे सूखे की प्रॉब्लम है तो वहां पर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना, यह सरकार का जिम्मा था 4th 5 ईयर प्लान में। तो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना। समझ में आ रहा है सब लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? क्लियर है? समझ में आना जरूरी है, ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, इरिगेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करना, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना। अब एक दिक्कत ये भी आ रही थी, एक दिक्कत ये भी है, क्योंकि सूखा पड़ा हुआ है तो लोग भी बेरोजगार हो रखे हैं। जो ज्यादातर किसान हैं, अब सूखा पड़ा हुआ तो क्या करें? तो उन लोगों को अपना घर बार चलाने के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज देना, उनको रोजगार की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, है ना, गांव वालों को। भाई किसी तरीके से बेचारों का घर चलेगा, फसल तो हो नहीं रही, तो रोजगार की अपॉर्चुनिटी देना ग्रामीण लोगों को। किनको बच्चों? ग्रामीण लोगों को। समझ में आया तो रिस्पॉन्ड करो। देखो 3 हो गए। तो सिंचाई की प्रॉब्लम को सॉल्व करना, लोगों को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना, रोजगार की अपॉर्चुनिटी देना ग्रामीण लोगों को, क्योंकि उनके पास फसल खराब हो चुकी है, रोजगार नहीं है, घर बार चलाने में दिक्कत आ रही है। समझ में आया कि नहीं? तो ये जो 3 है, ये जो 3 उद्देश्य है, ये है इंपॉर्टेंट। तो ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम 1969 से 1974 जो 4th 5 ईयर प्लान है उस टाइम पे शुरू हुआ, और 60 से 70 के दशक में कई बार सूखे पड़े, उन सारी प्रॉब्लम्स को निपटाने के लिए ये प्रोग्राम लाया गया था, और इसके ये 3 उद्देश्य थे। अब तुम मुझे बताओ आंसर क्या है, मुझे बता दो आंसर क्या है, जल्दी बताओ। कोई बात नहीं बेटा, बस आज की दिक्कत झेल लो, क्योंकि अब एप्लीकेशन ऐसी मोड में आई है, तो है ना, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अगर यहां से कुछ होता ना तो मैं कर देता। क्लियर है बेटा? चलो, तो आंसर अब क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, अब तुम देखो आंसर जवाब दे पा रहे हो आराम से। आंसर है कि इट वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग द 5th 5 ईयर प्लान। हमें जो फीचर नहीं है वो बताना है, जो फीचर नहीं है हमें वो बताना है, ठीक है भाई? तो भैया हमें जो फीचर नहीं है वो बताना है, तो फीचर ये नहीं, इट वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग द 5th 5 ईयर प्लान नहीं भाई, ये चौथे वाले में शुरू हुआ है, चौथी पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ है, ठीक है? चलो नेक्स्ट। अब आगे देखो, जो बच्चे अभी डिमांड कर रहे हैं कि सर एमएसपी के बारे में बताओ, तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमएसपी इन इंडिया? भारत में एमएसपी का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है? चलो बताओ जल्दी से, फिर मैं बताता हूं कि ये एमएसपी होता क्या है। जल्दी बताओ सभी लोग, सभी लोग बताएंगे भाई, कमेंट सेक्शन में मेरी नजर है, टेंशन ना लो, सभी लोग बताओ। वेब मोड में क्लास अच्छा रन कर रहा है, ओके, चलो सभी लोग जवाब दे रहे हैं, शाबाश। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। देखो बेटा ध्यान से सभी लोग, मिनिमम सपोर्ट प्राइस या न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है मैं आपको बताता हूं। अब इसको एग्जांपल के तौर पे समझो, मैं समझाता हूं। देखो जैसे मैं किसान हूं, अब मैंने जो है अभी सर्दियों में मैंने गेहूं उगाया, अभी गेहूं की फसल का टाइम है, राबी क्रॉप्स उग रही हैं, गेहूं, सरसों, है ना, चना वगैरह ये सब, तो मैंने अभी गेहूं उगाया। अब सीन ऐसा है कि मैं अभी अगले 3-4 महीने वेट करने वाला हूं, मार्च अप्रैल तक, क्योंकि तब तक ये फसल कटेगी। तो मार्च अप्रैल तक मैं अपनी फसल को काटूंगा, और मैंने फसल इतनी उगाई है कि मेरे परिवार का चल जाए, साल भर गेहूं की कोई कमी ना हो। मेरे घर में 2-4 भैंसे हैं, तो उनके लिए भी चारा हो जाए उस गेहूं से। अच्छा, उससे क्या होता है कि जब हम जानवरों को गेहूं खिलाते हैं, भैंस वगैरह को गेहूं खिलाते हैं, तो उससे क्या है, उनके अंदर जो दूध है वो बढ़िया बनता है। तो आप एक तरीके से वो जो पशुपालन वाला जो सेगमेंट है उसको भी अच्छे से डील कर लेते हो। तो भाई मैंने अपने जानवरों के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए गेहूं रख लिए,
और मुझे लग रहा है यार इतनी फसल है एक्स्ट्रा 3-4 महीने बाद कि मैं उसे बेच दूंगा। अब सीन ऐसा है कि जैसी मेरी फसल कटेगी मार्च अप्रैल में, तो मैं सोचूंगा यार थोड़ा सा मंडी का भाव बढ़ने दो, मेरे गेहूं की जो फसल है उसका थोड़ा रेट बढ़ने दो। अब हर दूसरे तीसरे दिन जो है रेट थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, मैं सोच रहा हूं कि थोड़ा और बढ़ जाए, थोड़ा और बढ़ जाए, तब जाके बेचूंगा। इकट्ठा हो रखा है मेरे पास गेहूं, अब मैं सोच रहा हूं थोड़ा और बढ़ जाए, थोड़ा और बढ़ जाए। फिर मुझे पता चला कि यार अभी पिछले 4-5 दिन से गेहूं का जो रेट है कांस्टेंट है, बदल नहीं रहा है, क्या पता कहीं नीचे चला जाए। तो मुझे लग रहा है भाई अभी सही टाइम है, अभी जाके बेच देता हूं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जाके बेच देता हूं। फिर मुझे किसी ने बोला अरे यार अभी तो गेहूं का भाव ही नहीं आया अच्छे वाला, अभी क्यों बेच रहे हो। अब क्या हुआ कि मैंने उसकी बातों में आ गया कि ठीक है थोड़े दिन और बाद बेचूंगा। थोड़े दिन बाद पता चला कि एकदम से भाव गिर गया। अब भाई साहब मेरी तो ऐसी तैसी होगी, मैंने भरोसा कर लिया, मेरे जैसे और भी कई किसान उन्होंने भरोसा कर लिया। और उसके बाद अब मुझे लग रहा है कि इतने कम दाम में कैसे बेचूं अपने गेहूं को। मैंने जो फसल बोई थी गेहूं, जितनी मेरी कॉस्टिंग आई उतना भी नहीं निकल रहा मेरे से। तो मेरी फसल को इतने कम कीमत पे खरीदेगा कोई, मेरी तो पूरी मेहनत बर्बाद हो गई। ऐसी सिचुएशन में मेरी उम्मीद होगी सरकार, भारत सरकार। मैं भारत सरकार से उम्मीद करूंगा कि चलो मंडी में अगर भाव नहीं मिल रहा है तो कम से कम भारत सरकार मुझसे खरीद ले, इतने प्राइस पे खरीद ले कि मेरी कॉस्टिंग निकल जाए और मुझे हल्का सा प्रॉफिट हो जाए। तो याद रखो बेटा, भारत सरकार हर साल, ध्यान सुनो, भारत सरकार हर साल 22 क्रॉप्स पर, 22 फसलों पर, 22 क्रॉप्स पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर करती है, अनाउंस करती है कि अगर आप मंडी में अपनी फसल को बेचने जा रहे हो और आपको लगता है कि मंडी में फसल का दाम बहुत कम है और आप वहां बेचना नहीं चाहते, तो सरकार आपसे खरीद लेगी, आपका नुकसान नहीं होगा, आपकी अपनी जो कॉस्टिंग है वो लगभग निकल के आ जाएगी जो आपने फसल पे लगाई थी। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब है कि किसानों को नुकसान ना हो, इसलिए अगर मंडी में भाव कम भी है तो सरकार को भी आप बेच सकते हो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब सरकार की तरफ से एक समर्थन मूल्य है, सपोर्ट प्राइस है कि भैया तुम्हारा नुकसान नहीं होने देंगे, इतने दाम पर, कम से कम इतने दाम पर तो सरकार भी तुमसे खरीद लेगी, तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। तो सरकार की तरफ से मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक मदद है, सरकार की तरफ से मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक मदद है कि अगर मंडी में ना भी बिके और मंडी में अगर बिक रहा है बहुत कम दाम पे, तो भैया ऐसा करो सरकार को बेच दो, इतना तो हम ही दे देंगे तुम्हें, सरकार ही दे देगी इतना पैसा। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस याद रखना, भारत सरकार साल के शुरुआत में ही, जैसे अभी मार्च अप्रैल में फसल कट जाएगी गेहूं वगैरह वाली, फिर जब जून जुलाई में बोई जाएगी ना उससे पहले, यानी अप्रैल मई के आसपास एमएसपी डिक्लेयर हो जाएगी। तो भारत सरकार साल के शुरुआत में है ना, साल के शुरुआत में फसल बोने से पहले ही 22 फसलों पर एमएसपी डिक्लेयर कर देती है भारत सरकार। साल के शुरुआत में ही 22 फसल बोने से पहले 22 क्रॉप्स पर एमएसपी अनाउंस करती है, एमएसपी डिक्लेयर करती है, एमएसपी डिक्लेयर करती है ताकि किसान का नुकसान ना हो मंडी में अपनी फसल को बेचकर। पर एक चीज याद रखो बेटा, तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जा सकता है कि एमएसपी तो चलो भारत सरकार डिक्लेयर करती है, पर एमएसपी डिसाइड कौन करता है? एमएसपी डिसाइड कौन करता है? एमएसपी डिसाइड करती है भारत सरकार के अंडर एक एजेंसी है, भारत सरकार के अंडर एक अथॉरिटी है, भारत सरकार के अंडर एक कमिटी है, भारत सरकार के अंडर एक एजेंसी है, एक संस्था है, भारत सरकार के अंडर एक एजेंसी एमएसपी निर्धारित करती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों की फसलों के लिए निर्धारित करती है हर साल। इसका नाम क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ चुका है इसलिए बहुत जरूरी है, ठीक है। उसका नाम क्या है, कोई बता सकता है? बताओ बेटा, सी से शुरू होता है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ सभी लोग। मैं तो बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो
कमीशन ऑफ एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, इसे शॉर्ट में बोलते हैं बच्चों CACP। CACP याद रखो, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस, CACP, ये डिसाइड करती है MSP। ठीक है, बिल्कुल। कोई बात नहीं नीतीश, कोई बात नहीं बेटा, आज के लिए एडजस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं। हैप्पी न्यू ईयर प्रदोष, हैप्पी न्यू ईयर बेटा। CACP याद रखना, ठीक है। चलो, नाबार्ड केम इनटू एग्जिस्टेंस इन, बताओ बेटा नाबार्ड अस्तित्व में आया कब? सभी लोग बताएंगे नाबार्ड के बारे में, जल्दी बताओ कब अस्तित्व में आया नाबार्ड, बताओ जल्दी सभी लोग। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। हाँ शाबाश। सरोज MSP के बारे में बता तो दिया भाई, क्या सुन रहा है तू, सुन नहीं रहा है क्या? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो बेटा देखो, 12 जुलाई 1982 में, 12 जुलाई 1982 में, 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड को स्थापित किया गया। ठीक है, नाबार्ड को स्थापित किया गया। और एक चीज ध्यान से सुनो बेटा, एक चीज ध्यान से सुनो सभी लोग, इसको बी शिवरमन कमेटी की सिफारिश के आधार पर स्थापित किया गया। बी शिवरमन कमेटी, बी शिवरमन समिति की सिफारिशों पर या सिफारिश पर स्थापित किया गया। ठीक है, तो 12 जुलाई 1982 को स्थापित किया गया नाबार्ड को बी शिवरमन कमेटी की सिफारिश पर। और याद रखो बेटा, याद रखो, नाबार्ड जो है इसका फुल फॉर्म क्या है? देखो नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? NA से हो जाएगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए, कृषि एवं ग्रामीण विकास, ठीक है, कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक। ठीक है, तो कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक नाबार्ड। ठीक है बेटा, सबको समझ में आया? तो ये नाबार्ड जो है बेसिकली जितने भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, रीजनल रूरल बैंक्स हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, उन सब को रेगुलेट करता है। गांव वाले इलाकों में, ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी बैंक्स हैं, ठीक है, रीजनल रूरल बैंक्स हैं, RRBs हैं, उन सब को रेगुलेट करता है नाबार्ड। जैसे बाकी दूसरे बैंकों जैसे SBI, PNB, HDFC, एक्सिस, इन सब के ऊपर RBI है, वैसे ही जो गांव वगैरह में जो बैंक्स हैं छोटे मोटे, उनके लिए, जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं, उनके लिए नाबार्ड है। ठीक है, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को संचालित करने का काम करता है नाबार्ड, संचालित करने का काम करता है। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को संचालित करने का संचालित करने का काम करता है नाबार्ड। ठीक है बेटा, चलो, तो 1982 में इसकी स्थापना हुई है। कोई मुझे बता सकता है नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहां पर है, मुख्यालय कहां पर है? जल्दी बताओ।
जल्दी बताओ, नाबार्ड का हेडक्वार्टर बता दो। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो नाबार्ड है ये बैंक नहीं है, नाबार्ड तो अथॉरिटी है, संस्था है जो रीजनल रूरल बैंक्स, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के ऊपर नजर रखता है, उनका संचालन देखता है कि सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ठीक है, जैसे आरबीआई दूसरे जो हमारे बैंक्स होते हैं, जो एसबीआई पीएनबी, उन पे नजर रखता है, वैसे नाबार्ड जो है वो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पे नजर रखता है। जल्दी बताओ बेटा सभी लोग, हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यू दिल्ली बोल रहे हैं कुछ लोग मुंबई बोल रहे हैं, जल्दी से बताओ बेटा। साहिल सर का है, कॉल कर रहे हैं भैया, जल्दी बताओ, हम जब तक रिप्लाई कर दें मैसेज का। और क्लैरिटी कर लो, दिल्ली की मुंबई, सब लोग उल्टा उल्टा बोल रहे हो, एक जवाब पे आओ। हाँ, दिल्ली नहीं है यार, दिल्ली नहीं है, मुंबई वाले ठीक है। ठीक है, दिल्ली नहीं है बेटा। हेडक्वार्टर कहां पर है नाबार्ड का? नाबार्ड का हेडक्वार्टर है मुंबई में, जैसे अपने आरबीआई का हेडक्वार्टर भी मुंबई में, नाबार्ड का हेडक्वार्टर भी मुंबई में। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये, बताओ भाई, डैश इज एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल दैट नेटवर्क्स द एग्जिस्टिंग एपीएमसी, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटी, मंडीज टू क्रिएट अ यूनिफाइड नेशनल मार्केट फॉर एग्रीकल्चर कमोडिटीज। डैश एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो कृषि वस्तुओं के लिए एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने के लिए मौजूदा एपीएमसी मंडियों को नेटवर्क बनाता है। बेसिक बात यह है, जैसे अभी किसान जो है अपनी फसल को बेचने के लिए मंडी जाता है, हम लोग उसे एपीएमसी मंडी बोलते हैं। ठीक है, जो मंडी हम बोलते हैं वो एपीएमसी मंडी ऑफिशियली। तो उस मंडी में किसान अपनी फसल बेचने जाता है। तो एपीएमसी मंडी तो अब क्या है कि हर राज्य की अपनी अपनी है, हर राज्य की अपनी अपनी एपीएमसी मंडियां हैं। पर अगर आपको मान लो राष्ट्रीय स्तर पर, यानी आप बिहार के हो या आप राजस्थान के हो, आप या हरियाणा से हो, एमपी से हो, कहीं से भी हो, और आपको राष्ट्रीय स्तर पर अपनी फसल बेचनी है, आपको लगता है नहीं नहीं मुझे यार यहां राजस्थान में नहीं बेचनी फसल, मुझे यूपी में बेचनी है, वहां मेरी इसकी कीमत ज्यादा होगी, या मुझे बिहार में बेचनी है, तो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना दिया गया है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना दिया है कि आप ऑनलाइन अपनी फसल को बेच सकते हो, ऑनलाइन फसल को बेच सकते हो। आपको ऑनलाइन ही बायर मिल जाएगा आपकी फसल का, आपकी फसल का खरीदने वाला जो है वो आपको मिल जाएगा, या फिर अगर आप जो हो सेलर हो तो आपको खरीदने वाला मिल जाएगा, या फिर अगर आप खरीदार हो तो आपको बेचने वाला मिल जाएगा, आप व्यापारी हो तो भी उस एप्लीकेशन पे, उस पोर्टल पे डील कर सकते हो। यानी कि चीजों को आसान बनाने के लिए, फसल को बेचने, खरीदने और व्यापार करने के लिए, चीजों को आसान बनाने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना दिया गया है, और उसका नाम है इनाम। क्या है बच्चों? इनाम, ENAM। ठीक है बच्चों, ENAM, इनाम। तो याद रखना बेटा, यह है आंसर, इनाम। तो कृषि उत्पादों को ऑनलाइन बेचना, खरीदना और उनका व्यापार करने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो गया इनाम। ठीक है, और इसको कब लॉन्च किया गया? 2016 में भारत सरकार ने लॉन्च किया, भारत सरकार ने 2016 में इसको लॉन्च किया। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हमारा पार्ट 1 खत्म हुआ है आज। आज कौन सा था बच्चों? ये पार्ट 1। तो अगेन, जिसको भी इकोनॉमिक्स को डिटेल में पढ़ना है, सिस्टमैटिक वे से पढ़ना है, या दूसरे सब्जेक्ट्स को डिटेल में पढ़ना है, तो बेटा आप कोर्स से जुड़ सकते हो और बढ़िया तरीके से इस पूरी जीके की तैयारी कर सकते हो। बाकी एटीएम बैच में प्रैक्टिस तो चल ही रही है। ठीक है, चलो अभी ऑफर भी है, 10 जनवरी तक है, तो इस ऑफर को ग्रैब करो, कहीं ऐसा ना हो कि कल करेंगे कल करेंगे कल करेंगे, 10 जनवरी में निकल जाए। ठीक है, चलो तो यहां पर याद रखना, यह है अपना पार्ट 1 आज जो हमने किया है, डिटेल में कवर किया है बच्चों। तो पार्ट 1, कल आएगा पार्ट 2। ठीक है, आज पार्ट 1 हो गया ये। ठीक है, चलो तो आज के इस सेशन को यहीं खत्म करते हैं। अब मिलते हैं 9:30 बजे अपनी स्टैटिक जीके की क्लास में। ठीक है, चलो बेटा इकोनॉमिक्स नया सब्जेक्ट ही तो हो रखा है, ये इकोनॉमिक्स नया सब्जेक्ट ही तो हो रखा है। फाउंडेशन में तो कल ज्योग्राफी खत्म हो जाएगी अपनी, ज्योग्राफी वाला जो चल रहा है इंडियन ज्योग्राफी कल खत्म हो जाएगी, और उसके बाद फिर अपन नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ज्योग्राफी की जगह। और फिर जो है एक नया सब्जेक्ट और शुरू हो जाएगा 14-15 तारीख से, तुम्हारा 14-15 तारीख से एप्लीकेशन पे तीसरी क्लास भी चलेगी फाउंडेशन की।
जिसमें हम पॉलिटी इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे, ठीक है। तो मतलब फरवरी मिड तक तुम्हारा सिलेबस पूरा खत्म करने की कोशिश करेंगे। मतलब फरवरी खत्म है तुम्हारा सिलेबस। तुम अपना मार्च अप्रैल मतलब 1.5-2 महीने आराम से, या 1-1.5 महीने अपना आराम से रिवीजन करना, टाइम से पहले सिलेबस खत्म होगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। चलो चलो मिलते हैं 9:30 बजे। टेक केयर। थैंक यू।